वो 90 के दशक में तब शुरू हुआ था जब दूरदर्शन पर चुनाव जब हुआ करते थे बैलेट के माध्यम से और 3-3 दिन लग जाते थे परिणाम आने में। उस समय पर प्रणव रॉय, विनोद दुआ और योगेंद्र यादव की टीम देश को बताती थी कि चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। योगेंद्र यादव को हमने सेफोलॉजिस्ट के तौर पर देखा, चुनावी विश्लेषक के तौर पर, और इसी काम को विस्तार दिया और ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से एक संगठन के माध्यम से इसको पूरे देश तक पहुंचाया। वो नाम है यशवंत देशमुख का। यशवंत देशमुख प्रख्यात पत्रकार यादवराव देशमुख के बेटे, सी वोटर के फाउंडर। यशवंत देशमुख पिछले 3 दशक से इस देश में चुनाव विश्लेषण के पर्याय बने हुए हैं। अपने निर्भीकता और निष्पक्षता के लिए यशवंत देशमुख जाने जाते हैं। सी वोटर के माध्यम से चुनावों के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए देश बेचैन रहता है। यशवंत आजकल देश में कम, विदेश में ज्यादा रहते हैं। अभी जब 6 चरण का चुनाव देश में पूरा हो चुका है, 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है, ऐसे समय पे यशवंत देशमुख इस चुनाव के एग्जिट पोल की तैयारियों में व्यस्त है। तो हमारे आग्रह पर उन्होंने समय निकाला है हमें समझाने के लिए इस बार चुनाव क्या होने जा रहा है। आंकड़ों की शक्ल में तो बात नहीं होगी, पर चुनाव के मुद्दों को लेकर, चुनाव के पैटर्न को लेकर जरूर हम उनसे समझने बूझने की कोशिश करेंगे। तो इस समय हम सीधे चल रहे हैं दुबई, यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सी वोटर के फाउंडर और देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख जी। तो चलते हैं दुबई। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में। और जानना यही है, व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला है, तो व्यस्त किस बात में है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। व्यस्त इस बात में है कि तकरीबन अभी तक 4 लाख के आसपास साक्षात्कार हमारी टीम ने किए हैं पिछले 1.5 महीने में, जब से प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये वो नहीं है जो हमारे ट्रैकर का हिस्सा है। वैसे तो आप जानते हैं कि हम 365 दिन चुनाव हो ना हो 11 भाषाओं में पूरे भारत में रोज जो है करीब 1200 से 1500 साक्षात्कार करते हैं आम नागरिकों से। वो काम अलग है, वो तो ट्रैकर अपनी तरह चलता है, क्योंकि उसको हम मानते हैं कि उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है मंशू जी, क्योंकि जैसे रोज ब्लड प्रेशर लीजिए, रोज आप ब्लड सैंपल जो जिनको डायबिटीज होता है वो रोज ही सैंपल लेते हैं और अगर अपना देखते रहते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कहां पे बढ़ा बीपी, कहां घटा, क्यों बढ़ा। तो एकदम से सूचना नहीं आती कि मरीज की जो है हृदय आघात से आकस्मिक मौत हो गई, तो पता ही नहीं लगा उनको हुआ क्या था। ये कम से कम नहीं होता। हम लोग के साथ में अक्सर अलग अलग पूरे भारत के राज्यों में सभी जिलों में वो साक्षात्कार हम करते रहते हैं। तो फिलहाल तो पिछले जब से चुनाव के काम शुरू हुआ, मतलब प्रीपोल जहां खत्म हुआ, इसका अर्थ हुआ कि चुनाव के पहले चरण के 48 घंटे पहले तक हमारा प्रीपोल का काम था। और चुनाव शुरू होते ही जो एग्जिट और पोस्ट पोल का काम शुरू होता है, हम लोग अभी पूरी तरह से उसमें जूझे हुए हैं, मथे हुए हैं। देश भर में 1000 से ज्यादा हमारे जो फील्ड के और जो हमारे करीबन 300 हमारे खुद के जो रिसर्चर्स हैं जो साल भर काम करते हैं, उन लोगों ने मिल करके इतने सारे साक्षात्कार किए हैं। तो उनका डेटा सब इकट्ठा होना, एक जगह आना, आप तो आ चुके हैं हमारे डेटा सेंटर में, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है उस काम को होते हुए। तो ये क्या होता है कई बार हिमांशु जी की एक इतने सारे लोग, इतनी बड़ी टीम के काम के लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि सहज रूप से यशवंत देशमुख आकर के ये बोल देते हैं ये आगे है, शायद ये पीछे है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की कितनी मेहनत होती है। यशवंत देशमुख तो केवल चेहरा बन के बैठते हैं। यशवंत देशमुख की उतनी बड़ी उपलब्धि इसमें नहीं है कि वो चेहरा है, लेकिन हाँ उतनी मेहनत इतने सारे लोगों की होती है, वो भी आपको बड़ी हम्बल डाउन करती कि यार। बहरहाल मेरा, आप नेता तो है नहीं कि आपको संकट में डाला जाए सवालों के माध्यम से, आप तो हमारे साथी हैं, तो आपसे तो समझने की कोशिश करेंगे मेंटर के तौर पे। अभी समझना यह है, सीटें नहीं जाननी हमें, सीटें तो आप हमें 1 तारीख को बताएंगे, ऐसा भरोसा हमें है, कौन कहां कैसे जा रहा है। पर अभी तक जो 6 चरण का चुनाव हुआ है उसमें एक चीज जो उभर कर आई, वो उभर कर ये आई है कि वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले घटा हुआ दिख रहा है अधिकांश जगहों पर। इस पर आपकी दृष्टि गई होगी, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं यशवंत देशमुख जी? देश विमुख है चुनाव को लेकर, देश विमुख है नेतृत्व को लेकर, या कुछ और आप गर्मी वर्मी से ज्यादा प्रभावित हो गया है इस बार, देश हीट वेव ज्यादा आ गई इसलिए वोटिंग कम हो गई? कुल मिलाकर आपकी दृष्टि से किस रूप में देख रही है? हिमांशु जी, पहले चरण के बाद में तो हम भी घबरा गए थे।
झूठ नहीं कहेंगे जी। कारण यह है कि एकदम से ऐसा कुछ लगा कि आउट ऑफ सिलेबस पर्चा आ गया जिसकी उम्मीद हमको नहीं थी। ये क्या हुआ, क्योंकि 2004 का भूत ना अभी भी रह के घबराता है जी। 2004 में भी सारे हम लोगों के सर्वेक्षण जो है वो अटल जी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे आगे है, और लग रहा था कि नहीं जीत तो जाएंगे ही, कुछ ना कुछ होगा, जीत ही जाएंगे। और फिर एकदम से 2004 के जब परिणाम आए तो हम लोग सभी हतप्रभ रह गए कि लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ये तो कल्पना नहीं थी। और बाद में जब वो हम उसके पूरा आकलन करने बैठे, पोस्टमार्टम करने बैठे, तो ये समझ में आया कि पहली बार 2004 में भाजपा ने ग्रामीण भारत में बहुतायत में सीटें जीती थी जी। तो वो इंडिया शाइनिंग का वो असर हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ कि जो उनका गढ़ था शहरी इलाके, मेट्रोपॉलिटन, पता नहीं क्यों बहुत सारे कारणों से वहां पर 18% टर्नआउट गिर गया जी। और वो अंतर ये पड़ा कि बीजेपी मुंह के बल धराशायी होकर गिर गई। तो जब पहले चरण में सूचना है कि 4% मतदान गिर गया है तो एकदम जैसे 2004 का भूत भरभरा के खोपड़ी के ऊपर आया, बोला थामा, रुकिए यहीं पर, एकदम भाई साहब एक बार वापस जाइए। तो पुरानी कुंडलियां खोली गई दफ्तर में, सारा डाटा निकाला गया, सब चीजें हम लोग वापस लग गए कि क्या ऐसा क्या हो रहा है जो हमसे मिस हो गया। और दरअसल दूसरे चरण के मतदान के बाद में थोड़ा सा हम लोग को लगा, क्योंकि हमने पहले चरण का जो देखा उसमें शहरी ग्रामीण में किसी एक जगह गिर गया हो मतदान, ऐसा नहीं दिखा। जो गिरा जहां पर एक जैसा गिरा, पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं दिखा, दलितों के लिए आरक्षित सीट और सामान्य सीट में कोई अंतर नहीं दिखा, जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं उनमें इनमें कोई अंतर नहीं दिखा, उत्तर दक्षिण भारत का कोई अंतर नहीं दिखा, भाजपा गैर भाजपा का नहीं दिख रहा, क्योंकि तमिलनाडु में भी गिर गया और केरल में भी सेकंड फेज तक आते आते वहां का भी आ गया कि भाई वहां। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये मामला कुछ ये अलग है। पहली बात तो ये कि पहले और दूसरे चरण के बीच में मामला पिकअप करना शुरू कर गया। पहले चरण में 4.25% पे, दूसरे परसेंट पे 2.5% तक ही गिरा। तो एक चीज समझ में आई वंशु जी, और उस तरफ इसलिए थोड़ा सा लेट समझ में आया कि उस तरफ हमने प्री पोल सर्वे और ट्रैकर्स में भी इशारा किया था। हालांकि इशारा हमने मतदान में गिरावट आएगी इस संदर्भ में नहीं किया जी। हमने इशारा यह किया था कि बहुत सारी जगहों पर मामला एक तरफा जी, और जहां एक तरफा है वहां पे एक तरीके से थोड़ी उदासीनता है, क्योंकि जो जीत रहा है उसको लगता है कि यार जीत ही रहे हैं, क्या करेंगे जाकर, जो हार रहा है उसको लग रहा है हार ही रहे हैं, क्या करेंगे जाकर। तो करीबन हमारे फाइनल ट्रैकर में 4% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने कहा कि उदासीन, जिनको बारे में था कि भाई क्यों उदासीन है। हम लोग एक्चुअली सवाल पूछते हैं कि 0 से 10 के स्केल पर बताइए कि आप पक्का कितना वोट देने जाएंगे जी। 10 आउट ऑफ 10 हम हर हालत में जाएंगे। तो 7 के ऊपर जो लोग कहते हैं उनको माना जाता है कि हाँ भाई ये जाएंगे, और 5 के नीचे जो है वो माना जाता है कि ये शायद नहीं जाएंगे। तो वो 7 के ऊपर और 5 के नीचे वाला जो मसला है उसमें हमको ये समझ में आया कि वर्स्ट केस सिनेरियो 62% का है और बेस्ट केस सिनेरियो 71% का है जी टर्नआउट का, और उसके बीच में 66.4 या 66.7 समथिंग का ये है जो शायद होगा अंत में घूम फिर के। और अब आप देखिए तो अभी तक का जो ओवरऑल भारत का औसत है वो 66% के आसपास आ रहा है जी। और उसमें एक चीज जो हमने जो लोग वोट देने नहीं जा रहे थे उनसे हमने जब और एक्सप्लोर किया कि भाई क्या कारण है, उसमें 4% लोग ऐसे थे जिनका कहना यह था कि ऑलरेडी हमारे यहां हार जीत पता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वही 4% है, देखिए हिमांशु जी, जो आपको उलट बात दिखा ऊपर नीचे में आने जाने में। तो उससे एक चीज बहुत क्लियर आई दूसरे चरण के मतदान खत्म होते ही हम लोगों को, कि जहां जहां पर हमारे ट्रैकर्स और चुनावपूर्ण आकलन में यह लगा कि इस जगह पे मामला एक तरफा ही है, चाहे भाजपा के पक्ष में या भाजपा के विरोध में जी, उन जगहों पे टर्नआउट गिरा। लेकिन जहां जहां पर जिन राज्यों में कांटे का मुकाबला था वहां पर टर्नआउट मेंटेन ही नहीं रहा, टर्नआउट बेहतर नहीं हुआ जी। और इसके अलावा वंशु जी, ये राज्य के अंदर भी हुआ कि जिन सीटों पे मुकाबला था
वहां टर्नआउट बढ़ गया, लेकिन बचे हुए राज्य में टर्नआउट गिर गया। मसलन राजस्थान, अब राजस्थान में बाड़मेर जैसी सीट हो गई, टर्नआउट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मुकाबला कांटे का। 5 सीटों पे राजस्थान में टर्नआउट अच्छा था राज्य के औसत से, और जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे वो 5 सीटें तगड़े मुकाबले की सीटें थी, और बचे हुए 20 में टर्नआउट गिर गया, जो कि वो परसीव किया जा रहा था कि वन साइडेड है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, हमने आपको बोला था पिछली बार बातचीत में कि 4 राज्य जो है अपने क्लिफ हैंगर होंगे, जो आप क्या कहें उसको, एक तरह से कि यही तय करेंगे, मुकाबला इन्हीं जगहों पे हो रहा है। हमने आपसे मजाक, निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चुनाव तो दरअसल 4 ही जगह पे हो रहे हैं, बाकी तो क्या जो हो रहा है हो ही रहा है जी। तो एक पश्चिम बंगाल, एक महाराष्ट्र, एक बिहार और एक कर्नाटक जी। ठीक है, अब आप टर्नआउट देखिए तो जहां मुकाबला है वहां टर्नआउट अच्छा है, और जहां पे मुकाबला नहीं है वहां टर्नआउट गिर रहा है। इसलिए मेरे पहले 2 चरणों के बाद में लगा यार महाराष्ट्र मुझे उलटमासी लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए था जी। और अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र के जब फाइनल आंकड़े देखे तो पता लगा कि नहीं, महाराष्ट्र खराब नहीं किया जी। महाराष्ट्र का टर्नआउट ठीक ठाक था। बल्कि आपको बड़ी मजेदार एक आपको एनालिसिस अपनी देता हूं। महाराष्ट्र में मैंने उस दिन बैठ करके 6 ब्लॉक बनाए जी, ये देखने के लिए कि भाई ये टर्नआउट का ऊपर नीचे हुआ क्या, फाइनल मसला क्या, जरा उसमें देखें। तो 6 ब्लॉक इसलिए बनाए वंशी जी कि एक तो महाराष्ट्र में जो बाइपोलर कंटेस्ट था वो इस बार षटकोणीय हो गया मामला, क्योंकि 6 तरीके की पार्टियां हो गई। तो उसमें पहला मैंने ब्लॉक बनाया जो ट्रेडिशनल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, जो पुराना चला रहा है, ठीक चला रहा है। दूसरा बनाया जो बीजेपी का नई, मतलब एक है ना उद्धव ठाकरे वाली सेना से, जो घर की लड़ाई वाली जी। तीसरा हुआ जो बीजेपी के साथ वाली शिवसेना का कांग्रेस या एनसीपी से जो पुरानी लड़ाई। चौथी हो गई शिवसेना की घर की लड़ाई, असली शिवसेना वर्सेस नकली शिवसेना जी। इसी तरीके से 5वां और 6ठा उल्टी साइड से, जिसमें 6ठे वाले में अंत में आके आ गया चाचा भतीजे की घर की लड़ाई, एनसीपी की असली एनसीपी और नकली एनसीपी। तो आपको बड़ा मजा आएगा ये सुनकर के कि 2 जगहों पे टर्नआउट बढ़ गया हिमांशु जी। पहला टर्नआउट बढ़ा जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस का सीधा एक हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि शायद वही वो सीटें थी जहां पे लोगों को क्लैरिटी की कौन लड़ रहा है। बाकी जगहों पे तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि लड़ कौन रहा है, कौन असली कौन नकली, किसका कैंडिडेट, किसका सिंबल, अकल ही गायब हो रखी है कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। तो कम से कम उन सीटों पे गारंटी थी कि भाई ये कांग्रेसी है और ये भाजपा ही है, इस नाते वहां पे टर्नआउट थी। दूसरा टर्नआउट तगड़ा हुआ असली बनाम नकली शिवसेना की लड़ाई। वहां इन दोनों लोगों ने, उद्धव ठाकरे और शिंदे साहब ने अपनी ताकत झोंकी केवल अपने आप को सिद्ध करने की। क्या बचे हुए में से 2 मैंने आपको बताया, 3 में टर्नआउट मेंटेन रहा लगभग, अंतिम वाले में टर्नआउट धराशायी हो गया, यानी चाचा भतीजे में वहां कोई निकला ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ना ये हमारी लड़ाई है ना तुम्हारी लड़ाई है, चाचा भतीजे आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, सिर्फ नंबर करने दो, बाद में देखी जाएगी। तो चाचा भतीजे की लड़ाई में ऐसा लग रहा है ना भाजपाई निकले, न शिव सैनिक निकले, न कांग्रेसी निकले, वहां पे केवल चाचा और भतीजे ही निकले और कोई नहीं निकला। तो वहां टर्नआउट धराशायी हो गया। तो ये 6 जोन है। तो महाराष्ट्र के जब नतीजे आए ना, तो उन नतीजों को भी आप पहले इस फिल्टर से देखने की कोशिश करेंगे। एक बात और समझिए यशवंत जी, 2014 में इस देश ने 3 दशक के बाद स्पष्ट जनादेश दिया एक पार्टी के प्रति, और वो पार्टी के प्रति कम एक व्यक्ति के प्रति ज्यादा माना गया कि नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत ने देश को एक निर्णय पर पहुंचने के लिए बाध्य कर दिया या उत्साहित कर दिया। 2019 के चुनाव को भी इसी रूप में देखा गया कि नरेंद्र मोदी सब पर भारी। जानना आपसे यह है कि 2024 तक पहुंचते पहुंचते अभी तक जो चुनाव का ट्रेंड है, अभी भी केवल फैसला नरेंद्र मोदी रहें या ना रहें इसके संदर्भ में हो रहा है, या एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है या मोदी की सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष का एक संयुक्त विकल्प है, इस पर देश विचार कर रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग या तो उनको बनाने के लिए वोट दे रहे हैं या उनको हटाने के लिए वोट, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जो लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण चुनाव का जो कुछ सीटों पर हुआ है, उसके कारण यह बहस
एकदम से तेजी से सामने आई कि भाई ये तो लोकलाइज हो गया, तो क्या ये मोदी का चुनाव रह भी गया कि नहीं। तो उसके संदर्भ मेरे दो आकलन हैं। पहला आकलन तो ये, जो लोकलाइज हुआ, अगर आप उन सीटों को देखें तो ज्यादातर सीटें आप वो पाएंगे जहां पर बीजेपी से कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई गलती या स्थानीय समीकरण में कोई बागी खड़ा हो गया, बीजेपी का खास तौर पे। तो उस जगह पे जहां जहां ऐसा हुआ, उन जगहों पे एकदम से विपक्ष को जैसे मौका मिल गया कि चलो हम नरेंद्र मोदी के बियॉन्ड जाकर के हम कुछ बात कर सकते हैं और जनता के बीच में जा सकते हैं। तो वैसे सीटों के ऊपर जरूर लोकलाइजेशन की विपक्ष की प्रोसेस हुई। भाजपा के पास में जवाब उसका केवल और केवल एक ही था, एक ही रामबाण औषधि, कुछ भी करो 2 चम्मच नरेंद्र मोदी। तो वो अंत में वो उस पे ही आ गए हैं कि प्रधानमंत्री ही नैया पार लगाएंगे। और मतलब एक मुझे याद है, भाजपा के एक नेता 2019 के चुनाव में मुझसे बहुत नाराज हो गए थे टीवी पे, जब मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय एसेट को झंडू बाम बना के छोड़ दिया जी। कभी कुछ हाथ बोले आप ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कहा मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं। जैसे विज्ञापन आता था कि सर दर्द हो, ये दर्द हो, हर चीज में आप एक बाम लगाइए। आपने इतना ज्यादा मिसयूज किया है उस ब्रांड को कि खुद कोई हाथ पैर हिला ही नहीं रहा। आपने सारी लायबिलिटीज इकट्ठा की। मैं बीच में रोकना चाहता हूं यशवंत जी। एक तो हुए कि आपने ऐसा इस्तेमाल किया, या जो बाम है वो खुद ही हर जगह अपने आप को प्रस्तुत कर दिया कि मेरा ही इस्तेमाल कीजिए। दोनों चीजों का अंतर है। क्या महसूस करते हैं यशवंत देशमुख जी? मैं ये बात नहीं मानता कि बाम खुद को प्रस्तुत कर रहा है। मेरा मानना है, जब डबल इंजन सरकार का उन्होंने नारा दिया, जब उन्होंने परिकल्पना की, तो डबल इंजन सरकार से उनका तात्पर्य यह था कि राज्य सरकारें ऐसी हों या मुख्यमंत्री ऐसे हों जैसा हिमंत बिस्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ, जहां पे प्रधानमंत्री पॉपुलैरिटी बड़ा इंजन, उसके नीचे एक और इंजन लगे जो स्थानीय लीडरशिप का हो और साथ में गाड़ी खींच दे। अब जब उन्होंने नारे दिए तब तो उनके मंतव्य था, प्रधानमंत्री के कहने के बाद में भाजपा के डबल इंजन बने भी, लेकिन हुआ क्या, अधिकांश जगहों पे दूसरा इंजन गार्ड के डब्बे की जगह उल्टी तरफ मुंह करके चल रहा। यानी प्रधानमंत्री वो रेलगाड़ी भी खींचे और उल्टी तरफ झोंके हुए इंजन को भी और खींचे। मतलब प्रधानमंत्री की स्थिति अभी यह है कि वो अपने दूसरे इंजन के कह रहे भाई साहब आप न्यूट्रल गियर डाल लीजिए, मैं खींच लूंगा, आप कृपया उल्टी तरफ रिवर्स गियर में चलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्थिति है कि बाम की तरफ उनको जो यूज किया, वो मैं नहीं मानता कि क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री इन राज्यों में आसाम में जाकर के अपने आप को एक्स्ट्रा झोंकते? प्रधानमंत्री ने आसाम में भी मेहनत उतनी ही की, लेकिन मेरा स्पष्ट थोड़ा इसमें अंतर है यशवंत जी। 2014 से लेकर 2024 तक की यात्रा पे बात कर रहे हैं। 2014, 2015, 2017, 2019, 2021 अलग बात। 2023 तक आते आते कहानी बहुत बदल गई भाई। राज्यों में चुनाव हुए यशवंत जी, आपने तो देखे हैं, आप ही ने हमको दिखाए हैं। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कौन रमन सिंह, कौन शिवराज सिंह, कौन वसुंधरा जी, हर जगह चुनाव हुआ तो मोदी की गारंटी पर हुआ। यह मोदी की गारंटी है। क्या कहते हैं आप? जब गारंटी भाजपा के स्थान पर मोदी जी की हो गई तो फिर जाकर आप ऐतराज क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐतराज करने की कोई बात ही नहीं। मैंने तो ऐतराज नहीं किया जी। वो जो भाजपा के नेता मुझसे नाराज हो गए थे वो ऐतराज कर रहे थे मेरी बात पे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। मैंने कहा भाई एक होता है, घर में आपके पास में एसेट है, आप एसेट को प्रयोग कीजिए, लेकिन अपना भी कुछ पुरुषार्थ रखिए। एसेट पे बीच में आ जाता हूं मैं। कांग्रेस भी अपना एसेट प्रयोग में लाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी के रूप में। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कुछ राहुल गांधी से भी है या नरेंद्र मोदी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से ही है? जैसे आप शुरुआत में की है कि कुछ लोग वोट नरेंद्र मोदी को लाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग वोट नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं स्टैंड कर रहे हैं? हिमांशु जी, राहुल जी डेफिनेटली एसेट हैं, लेकिन वो किसके एसेट है इस पे भी बहस है जी। ये एक चर्चा का विषय है कि वो एसेट किसके लिए है। कहा तो ये भी जाता है पिछले 10 सालों से कि भाजपा के सबसे बड़े एसेट वही है, क्योंकि जब तक वो आते हैं सामने तब तक नहीं आते, तब तक प्रधानमंत्री मोदी की लंबी लकीर लोगों को दिखती नहीं। जब वो गायब हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री की लकीर जो है लोगों को, मतलब
उनको खींच के लाना पड़ता है कि भाई साहब आइए, आप खड़े होइए, तब लोगों को समझ में आया कि मेरी लकीर कितनी लंबी है और कितनी गहरी है। तो फिर सीधे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के एसेट के तौर पर 2024 में भी आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं? डेफिनेटली। या कांग्रेस के एसेट के रूप में भी कुछ कुछ तब्दील हो गए? भाई 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका शख्स, तकरीबन 5-6 हजार किलोमीटर की बस से यात्रा कर चुका शख्स, पश्चिम से पूरब की, उत्तर से दक्षिण की, क्या हुआ? देखिए, यात्रा उन्होंने जब की हिमांशु, तब भी हमने ट्रैकर्स में अपने उनके आकलन को बताया, और यात्रा उनके लिए बेहतर थी, उनके लिए उनको रिवाइव करने के लिए बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। लेकिन वो कितनी जरूरी थी ये भी आंकड़ों से ही पता लगा ना हमको, जब यात्रा चल रही थी। देखिए 2022 में एक समय हमारा जो इंडिया टुडे का जो MOTN आता है 6 महीने में, वो 20 वर्ष से ज्यादा हो गए उस ट्रैक MOTN को आते हुए जी, उसमें पहली बार ये देखने में आया कि राहुल गांधी जी का ग्राफ दहाई के नीचे चला गया, गिरते गिरते, ठीक है, दहाई के नीचे गया। और एक समय तो ऐसा आया अगस्त के ट्रैकर में, अगस्त के MOTN में, कि उनके नंबर नेशनल लीडरशिप की रेस में और इनके अरविंद केजरीवाल के नंबर लगभग बराबरी पे पहुंचे। और अरविंद केजरीवाल चूंकि पंजाब का चुनाव ताजा जीत के आए थे, तो उनके बड़े ज्यादा उनका वो हो गया था, ग्लैमर बढ़ गए थे। हाँ, और ममता दीदी ने अपना चुनाव जीता था, तो ममता दीदी 4-4.5% पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल 8-8.5% पहुंच गए, और राहुल गांधी 10 के नीचे लुढ़क के आ गए, एकदम 9-9.5 पे आके मामला आ गया। तो एकदम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जिसे समय होता है ना वो। फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, तो उनके नंबर वापस बढ़ने शुरू हुए, ठीक है, 9 से 10 से 11 करते 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 वो 18-19, जब जब उनके नंबर बढ़ते गए हमने लगातार रिपोर्ट। अब हमारे कुछ मित्रों ने उसको जो है रीड गलत किया। उन्होंने रीड ऐसे किया, यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रेटिंग डबल हो गई भारत जोड़ो यात्रा से। तो पहली बात कि वो 20% से 9% पहुंच गए थे, 9% से वो 18% पहुंचे, 20 से आप 9 आए, 9 से आप 18 पहुंचे, ठीक है। तो आंकड़ेबाजी में ये बात सत्य है कि आपकी रेटिंग डबल हो गई जी, लेकिन आप अपने पिछले पीक के बराबर ही पहुंच पाए, उसको क्रॉस नहीं कर पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो परीक्षा में आप अपनी पॉपुलैरिटी में आप पासिंग मार्क तक वापस पहुंचे, जो क्लास का टॉपर है वो 50% से नीचे उसकी रेटिंग आने को तैयार नहीं अभी तक। प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग 50% से नीचे केवल 4 महीने के लिए एक बार आई, जब कोविड के सेकेंड वेव के बाद वाले हमारे MOTN में हमने देखा कि उनकी क्रैश लैंड की थी सेकेंड वेव के बाद में। लेकिन वो जो क्रैश लैंडिंग की थी, वो क्रैश लैंडिंग भी 40% के ऊपर थी जी। इनकी जो बेस्ट पॉसिबल थी वो 20% पे थी। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? पहली बात तो ये चीज उनको थोड़ी दिक्कत हुई समझने में, उनके समर्थकों को भी और कई सारे एनालिस्ट को भी। वो केवल इस बात को ले उड़े कि यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की रेटिंग 2 गुनी हो गई, और 2 गुनी हो गई यानी कि हम तो अब मतलब सब कुछ हो गया। हाँ, उनको श्रेय एक चीज का मैं दूंगा जरूर हिमांशु, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में कांग्रेस को लाभ यह हुआ कि उस यात्रा के नाम पे सही, लेकिन सिद्धारमैया जी और DK शिवकुमार जी के जो आपसी लड़ाई वाले लोग थे, वो यात्रा में साथ में आए, और यात्रा में साथ आने से जो एक ग्राउंड स्वेल उनको दिखा रहे हमारे इतने समर्थक हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम चुनाव जीत सकते हैं, हमें लड़ना चाहिए जी। और वो चुनाव की जीत में वो परिणति हुई कांग्रेस के लिए। इसका श्रेय राहुल गांधी को मैं देता हूं, पूरा पॉजिटिव श्रेय देता हूं, मैं कभी भी उससे इनकार नहीं करता। लेकिन कर्नाटक वाली रणनीति, क्या आपको अभी पूरब से पश्चिम वाली यात्रा में कहीं आपको वैसा ग्राउंडस्वेल दिखा? इंडिया अलायंस के साथ में आपने बात बढ़ाई, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बैकवर्ड कर दिया, और आपकी यात्रा के बीच में ही बोल दिया टाटा बाय बाय, हम तो आपके साथ लड़ेंगे ही नहीं। तो जो स्थितियां रही, थोड़ा इसी पे टिप्पणी देंगे यशवंत जी? जो ये इंडिया गठबंधन बना, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है या सुसाइडल अटेम्प्ट है? नहीं, मेरे हिसाब से ट्रम्प भी नहीं है, सुसाइडल भी नहीं है। उन्होंने सही कोशिश की कि अलायंस होना चाहिए। 2004 में भी जब कांग्रेस जीती थी,
तो अलायंस बना था इसलिए जीती थी। उस अलायंस की प्रैक्टिकलिटी, दोनों में अंतर है यशवंत जी, शायद आप इत्तेफाक रखें। 2004 में जो अलायंस था उसमें कांग्रेस लीड करती थी, कांग्रेस के नेतृत्व में अलायंस चलता था। इसमें कांग्रेस भीड़ का हिस्सा बनकर अलायंस में महज लीड पार्टनर नहीं, एक पार्टनर के तौर पर भी बैठने के लिए तैयार हो गई। कहने के लिए बड़ी मशक्कत के बाद में खड़गे जी संयुक्त के रूप में होगा, लेकिन आपने इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर खड़गे जी की मौजूदगी को नहीं देखा। खड़गे जी दिख रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर दिख रहे हैं और राहुल गांधी के शैडो में ही दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के रिवाइवल में भूमिका निभाता हुआ आपको दिख रहा है? कांग्रेस 44 और 52 ये दो आंकड़े 2014-2019 में हासिल किए हैं, तब ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है ना। सीटों के मामले में तो मैं हिमांशु जी नहीं जा सकता, लेकिन जैसे लगता है कि एक जगह पे पॉलिटिकली स्पीकिंग जी मुझे लगता है कांग्रेस ने गलती की जी, और वो ये था कि जिस समय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम बोला कि इनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करना चाहिए जी, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस की जी, क्योंकि किसी भी लिहाज से खड़गे जी का 50-60 साल का राजनीतिक करियर अनुभव, नीचे से लेकर लोकसभा तक के चुनाव जीतने का अनुभव, जी, दलित नेता होने के नाते उनकी एक छवि, साफ सुथरी छवि, इज्जत जो उन्होंने कमाई अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, उन सब के नाते अगर वो हो सकता मान लिया जी, लेकिन दलित नेता तो थे। सबसे बड़ा फायदा उसका यह होता कि भाजपा एक दलित नेता के ऊपर किसी भी तरीके का व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकती जी, उनके हाथ पैर बंद गए। नंबर 1। दूसरा, पिछले 10 सालों में, और ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा का जो उभार हुआ, ज्यादातर लोग ओबीसी वोट की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि ओबीसी हैं और ओबीसी वोट उन्होंने खींचे। दरअसल ओबीसी से ज्यादा बड़ा भाजपा का फायदा दलित मतदाताओं के स्विंग ने किया पिछले 10 साल, और वो स्विंग चैलेंज किया जा सकता है। वो ऐसा स्विंग होता है जिसको मायावती जी भी विरोध नहीं कर सकती। मायावती जी भी आके वो बोलती कि नहीं, खड़गे जी के लिए मैं भी करूंगी। किस नेता में हैसियत होती? अरे ये बताइए, आपने छेड़ी दिया मायावती। पिछले कुछ चुनावों से मायावती भाजपा का ट्रम्प कार्ड है, ऐसा महसूस होता है। इस चुनाव में ट्रम्प कार्ड कितना प्रभावी दिख रहा है? नहीं, इस चुनाव में तो दोहरी तलवार है मायावती। आपको बताएं, वो ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन अभी दोहरी तलवार इसलिए है क्योंकि पिछली बार वो महागठबंधन में लड़ी, 10 सीटें लेके आई, लेकिन भाजपा को फायदा ये हुआ उसमें कि जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी के टिकट पे लोग लड़ रहे थे, वहां मायावती के नॉन जाटव मतदाता जो है वो भाजपा को शिफ्ट हो गए जी, और उससे भाजपा को फायदा हुआ वोटों का भी और अपनी सीटें बचा के रखने में भी। मतलब महागठबंधन के आगे भी भाजपा 62 सीट लेके आई, ये बड़ी बात। अभी क्या हो रहा है, जब मायावती खुद 80 जगह पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है हिमांशु जी, तो अब एक सेक्शन दलित मतदाताओं का जो भाजपा को भी वोट देता रहा है, अब उनका ओरिजिनल हाथी अगर सिंबल वहां पर दिख रहा है तो वो हाथी को वापस भी जा सकता है, और ये एक पोटेंशियल नुकसान भाजपा का हो सकता है जिसमें उनके वोटों में कम से कम हो सकता है कि उनको ये असर दिखाई दे। तो दुधारी तलवार है। जहां जहां उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं वो सिरदर्द है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, लेकिन ओवरऑल 80 सीटों पे कुछ दलित वोटों का वापस खींचना ये भाजपा के लिए। अरे ये वो बताइए यशवंत जी, आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं क्योंकि आप तो बहुत व्यस्तता के बीच निकल कर आए। ये दो नारे हैं, 370 पार, 400 पार, और कुल मिला के सरकार बनाने के लिए 272 पार। सब बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पर सारे रिकॉर्ड टूट गए जितना हिंदू मुसलमान इस बार हो गया। ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये 272 के लिए हो रहा है या 400 पार के लिए हो रहा है? इस पर यशवंत जी की टिप्पणी चाहिए भाई। हिमांशु जी, हिंदू मुसलमान आपको याद होगा पहले चरण के जो मतदान गिरा ना जी, वो आउट ऑफ सिलेबस जैसे मेरे लिए आया वैसे उन लोगों के लिए भी आ गया आउट ऑफ सिलेबस। तो वो क्या होता है कि तरकश के सारे बाण में एक बाण उनका ये बड़ा जिसे कहते हैं ना अचूक बाण है कि ये तो हमारे लोगों को निशाने पे लगता है। पहले चरण के बाद में घबराहट इतनी हो गई उन लोगों को, उनको लगा पता नहीं बाकी बाण काम न करे, ये तो करी तो ये ब्रह्मास्त्र हमारा
काम करेगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसकी जो है 5 दिन का कोर्स तो चला ही चलाओ, बीच में छोड़ना मत। तो वो 5 दिन का कोर्स चला उसका एंटीबायोटिक का उनके हिसाब से। फिर दूसरे चरण के मतदान के बाद में उनको लगा यार बुखार तो था ही नहीं ऐसा जिसके कारण इतना हमको ये करना पड़ा। तो उसके बाद में बोले अरे छोड़ो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं थी, चलो खा लिया तो खा लिया, हमारा इरादा नहीं था कि हम ये दवाई जबरदस्ती खाएं, ठीक है चलो अब नॉर्मल हो रहा है। तो हमने तो ऐसी मजाक में ये बातें बोली थी। तो धीमे धीमे करते करते आप रियलाइज करेंगे कि वो टोन डाउन करके, नहीं तो क्या था पहले होता था कि हम डेवलपमेंट और इन सब की बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी जब, तो हम अचूक पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, ये वाले जो बाण है हमारे, ये लास्ट में रिजर्व की तरह रखे रहते थे। इस बार वो रिजर्व सारा पहला आर्सेनल बाहर आ गया, सारा जितना सारे उसी पे बाहर आ गए। एक आखिरी बिंदु पर आता हूं आपसे, पिछले कुछ चुनाव में या महिलाओं के संदर्भ में योजना ने अनुकूल परिणाम दिया है, प्रभाव है कि नहीं है पता नहीं, पर कुल मिलाकर वो योजना दी और जो इस योजना को लेकर आया वो परिणाम अपने पक्ष में ले गया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, हिमाचल में भी इसी प्रकार से कांग्रेस की योजना, कर्नाटक में भी इसी किस्म की योजना, और कुल मिलाकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय स्तर पर उससे 4 गुना राशि का प्रावधान लेकर, अगर कर्नाटक में 2,000 रुपए तो वो बोल रहे हैं सरकार बनवाओ देश में 8,500 रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट। तो क्या बोलते हैं ये खटाखट कितना खटखट होने वाला है? नहीं, खटाखट पे तो पहले आता हूं क्योंकि इसका एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास में 2019 का है। मुझे याद है कि जब 2-2 की 3 बार निधि की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी कि हम 6,000 साल का देंगे, 72,000 साल का प्रॉमिस राहुल गांधी जी ने किया था जी। तो केवल वादा से नहीं होता, लोग ये भी देखते हैं कि कौन वादा निभा सकता है, उसकी विश्वसनीयता वादा निभाने की कितनी है। केवल घोषणा से नहीं होता, लोग उसे भी देखते हैं। पहली बात तो ये, आपने जो पहला सवाल पूछा, हम कार्यक्रम, मुझे लगता है कि बहुत उपयुक्त सवाल है उस चीज को, उस कार्यक्रम के एनालिसिस को करने का। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस मुल्क में केवल 2 वोट बैंक है, एक पुरुषों का, एक महिलाओं का। पुरुषों का वोट बैंक वो है जो हाई और इमोशनल क्वेश्चन की तरह से वोट देता है, मूर्खतापूर्ण चीजों पे वोट देता है, जातिवादी, धार्मिक उन्माद, भड़कने पे, उकसाने पे, इन चीजों पे वोट पुरुषों का मतदाता देता रहा है। और अभी भी उसके ट्रेंड में कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया जिसमें हम बोलें क्रांतिकारी बदलाव। दूसरा जो वोट बैंक है महिलाओं का, महिलाएं जो हैं देश की, वो हमारे यहां की रैशनल थिंकर हैं, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचती हैं, मुद्दों पे, गवर्नेंस पे और डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस पे वोट देती। अक्सर उनके इस वोट देने के तरीके को लाभार्थी के नाम से थोड़ा डाउनग्रेड करके एनालाइज किया गया, जैसे कि लगता है कि कुछ लालच में फेंक दिया गया और महिलाएं इन्होंने लाइन लगा करके वोट दे दिया। मेरा मानना है कि यह बहुत ही गलत आकलन है। जो वो वोट दे रही हैं महिलाएं देश में, हर राज्य में, राज्य की सरकारें, हर राज्य में अलग अलग पार्टियां, वो सीधे सीधे महिलाओं को फोकस करके अपने प्लान, अपने वो क्रिएट कर रही हैं, योजनाएं बना रही हैं और जा रही हैं कि देखिए हम ये करेंगे, आप कृपया हमको वोट दीजिए, ठीक है। और जो ये करेंगे उसमें सारे मुद्दे गवर्नेंस के हैं मुंशी। तो वो आधा वोट बैंक जो 60 दशकों तक रजिस्ट्रेशन में 7-8% पीछे था, जो टर्नआउट में करीबन 7-8% पीछे था, यानी जो जेंडर गैप था वो अलग अलग राज्यों में 10% से 20% था प्रैक्टिकल जी, वो हाशिए पे था, क्योंकि ड्राइव किया करता था पुरुषों का ज्यादा रजिस्ट्रेशन, पुरुषों की ज्यादा वोटिंग, हिंदू मुस्लिम जाति, यही दोनों मंडल और कमंडल को लेकर के पूरी राजनीति भगाने की कोशिश होती। महिलाओं ने इस देश में, इस देश के हुक्मरानों, आकाओं को फोर्स कर दिया है कि हम इस पे वोट नहीं देंगे, आप तमीज की चीजों पे लेके आओ, क्या गवर्नेंस दोगे, क्या डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस दोगे, इसके ऊपर वोट देंगे। और उस संदर्भ में मैं केवल एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा जी। हमने उत्तर प्रदेश और बुलडोजर बाबा बहुत ज्यादा सुन लिया, ठीक है ना। जब हमने आंकड़े उत्तर प्रदेश के हम कर रहे थे विधानसभा चुनाव के समय में, महिलाओं से हमने पूछा मुद्दा क्या है। महिलाओं ने मुद्दा दिया शौचालय घर में बने हैं,
मुद्दा हमारा। अब लोगों ने उसको समझा शौचालय सैनिटेशन हाइजीन का मुद्दा है। लोग ये समझ ही नहीं पाए दरअसल बुलडोजर बाबा वाला मुद्दा मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाने वाला नहीं था। महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा घर में शौचालय का था, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे घर की महिलाएं या तो मुंह अंधेरे शौच निवृत्ति के लिए जाती हैं, रात को अंधेरे में शाम के धुंधलके के बाद जाती हैं। और 90% से ज्यादा अनुमान लोगों का यह है, जो आकलन है, अनरजिस्टर्ड अनडिक्लेयर्ड सेक्सुअल क्राइम्स जो होते हैं वो उसी समय होते। तो उत्तर प्रदेश में जिस महिला के घर में शौचालय बना वो सैनिटेशन का नहीं, उसकी अस्मिता का सवाल था, उसकी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल था। वो इस बात पे खुश थी कि मेरी बेटी अब खेत में मुंह अंधेरे और रात को अंधेरे में नहीं जाएगी और उसकी इज्जत महफूज रहेगी। तो देखिए, आप सोचिए जरा कि टॉयलेट लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अफेक्ट करता है, इसके ऊपर कभी किसी ने सीधा नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने सोचा और उन्होंने जब मसला दिया कि हमने तो लॉ एंड ऑर्डर पे वोट दिया है क्योंकि हमारे यहां शौचालय बना है, लोग उसको आपस में जोड़ ही नहीं पाए। जी कितनी बड़ी बात है। तो पूरे देश में हिमांशु जी, मेरा पक्का यकीन है कि देश में प्रदेशों में जो भी सत्ता में आए, अब महिलाओं का टर्नआउट, महिलाओं की भागीदारी, ये एक ऐसा क्रम है जिसको उल्टाया नहीं जा सकता। और मुझे तो बहुत इंतजार है अगले स्टेप का कि वो 33% आरक्षण वाला, कि केवल मतदाता के नाते नहीं, सत्ता में भागीदारी के नाते जिस दिन होगा, यकीन मानिए हिमांशु जी, देश हमारा बहुत ही ऐसी तेजी से उस दिशा में जाएगा, प्रगति की दिशा में, जिसमें कोई सत्ता में हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। यशवंत देशमुख ने सबसे निर्णायक बातचीत ये कही है कि इस चुनाव का नतीजा दरअसल महिलाओं के द्वारा ही तय किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि महिलाओं के द्वारा कुल मिलाकर सरकार के कामकाज के आधार पर फैसला जताया जाएगा, जिस पर भरोसा होगा कि जो कह रहा है उसे कर भी पाएगा। उसी के पक्ष में नतीजा आने की उम्मीद यशवंत देशमुख को है। यशवंत देशमुख एक सर्वे एजेंसी के प्रमुख हैं। उनके ये संकट पैदा हमें नहीं करना था, इसलिए हमने उनसे ये नहीं पूछा कि कौन आ रहा है, ये वो हमको 1 तारीख को बताएंगे, देश 4 तारीख को बताएगा। लेकिन देश कैसे जा रहा है इसकी एक झलक यशवंत जी के साथ बातचीत में हमें मिल गई है। तो यशवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला। और दोस्तों, चुनावी संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सादा प्रणाम।